हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में संगीतज्ञों की जीवनी के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले अमीर खुसरो के जीवनी के बारे में बता चुके हैं। आज अहमद जान तिरकुवा के बारे में जानेंगे। अगर आप बीपीएससी 3.0 और 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हैं। अहमद जान तिरकुवा, अब इसका देखिए। इनका जन्म एक ऐसे घराने में हुआ था जिसमें सब उत्तम तबला वादक थे। इसका जन्म जो हुआ था, ऐसा घराना था जहां इसके परिवार में सभी आदमी तबला वादक ही थे। इनके चाचा शेर खां, इनके चाचा का जो नाम है वो है शेर खां, मामा फयाज खां, बसवा खां और फजल अली, तथा इनके नाना कलंदर बख्श और छोटे भाई नाटोरी वाले इलाही बख्श, भोली बख्श और करीम बख्श सभी प्रसिद्ध तबला वादक थे। आप ये समझ लीजिए, इसके परिवार में जितने भी थे, रिलेशन के जितने भी थे, सब थे तबला वादक। सब क्या बजाते थे? तबला। तो यहाँ से चाचा का भी नाम याद रख लीजिएगा, मामा का भी, इस सभी का नाम याद रख लीजिए कौन किसका रिलेशन है। पटियाले के स्वर्गीय उस्ताद अब्दुल अजीज़ खां कहा करते थे कि अहमद जान जब छोटी उम्र तबला सीखा करते थे तो इनका हाथ तबले पर एक विचित्र प्रकार से थिरका करता था। पटियाले के हैं स्वर्गीय उस्ताद अब्दुल अजीज़ खान। उसका कहना था जिस समय बचपन में यानी छोटी उम्र में जो है अहमद जान जब तबला बजाते थे तो तबला जैसे हाथ रखते तो उसका विचित्र तरह से हाथ रखा जाता था, इसलिए उसका नाम रख दिया अहमद जान। जो है अहमद जान तिरकुवा का नाम जो है रख दिया, एक विचित्र करता था, इससे इसका नाम जो है थिरकू पड़ गया। और इसका नाम कौन सी पड़ गया? थिरकू। अच्छा, इसका नाम जो है थिरकू किसने रखा है? आपको क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये पटियाले घराने से थे। उस्ताद अब्दुल अजीज़ खां, उस्ताद अब्दुल अजीज़ खां जो है अहमद जान को सबसे पहले थिरकुवा कहा, यानी थिरकू कहा। वैसे तो इनके घर में भी सभी तबला वादक थे, परंतु फिर भी इन्होंने नियमित शिक्षा मेरठ निवासी उस्ताद मुनीर खां से ली। इनके परिवार में सभी आदमी तबला बजाते थे, फिर भी लेकिन ये जो है नियमित रूप से दूसरे जगह से तबला सीखा। और इस तबला का गुरु जो है इसका मेरठ निवासी जो है उस्ताद मुनीर खां। तो एक प्रकार से कहा भी जाए तो इसके गुरु कौन है? तो मेरठ निवासी उस्ताद मुनीर खां। कुछ लोगों का कहना है कि ये छात्र जीवन में बड़े नटखट थे। बचपन में तो सब नटखट होता ही है, अधिकतर लोग। अतः मुनीर खां के पिता उस्ताद काले खां, तो मुनीर खां के पिता का जो नाम है उस्ताद काले खां ने नटखट होने के कारण इन्हें थिरकवा नाम दिया। तो थिरकवा नाम जो दिया किसने दिया? तो मुनीर खां के पिता, और जिसका नाम है उस्ताद काले खां। यानी आप काले खां जो है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अहमद जान थिरकुवा को थिरकवा नाम किसने दिया था? तो काले खां। कुछ भी हो, अहमद जान थिरकवा को लखनऊ, मेरठ, अजरारा, फर्रुखाबाद, देखिए लखनऊ, मेरठ, अजरारा और फर्रुखाबाद आदि सभी घरानों का याद था। तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 घराना का इनका जो है
जितना भी बाज था सबको याद ही कर लिया था। आप जितना उत्तम बजाते थे, कौन? अहमद जान थिरकवा, उसी तैयारी में बड़ी स्पष्ट पढ़ंत भी करते थे। और इसकी तैयारी में तो पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए पढ़ता भी बहुत ज़्यादा है। कठिन तालों को भी आप बड़ी सुगमता से बजाते थे, और कठिन से कठिन ताल अगर रहता था तो उसको भी इन्होंने बहुत आसानी से बजा देते थे। उसके बाद है उस्ताद अहमद जान थिरकवा चारों पार्ट के तबलिये थे। कौन कौन पार्ट के? चारों पार्ट के। तो चारों पार्ट समझ रहे हैं, लखनऊ, मेरठ, अजरारा, फर्रुखाबाद। आपको दिल्ली और फर्रुखाबाद घरानों की वादन शैली पर अद्भुत अधिकार था। दिल्ली और फर्रुखाबाद घरानों की वादन, तो दिल्ली और फर्रुखाबाद घरानों की वादन शैली पर न इसका बहुत ज़्यादा पकड़ था। आप अपने स्वतंत्र वादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। ये जो है स्वतंत्र रूप से वादन के लिए स्वतंत्र थे। सोलो वादन में वे परंपरागत शैली और नियमों का कठोरता से पालन करते थे। सोलो वादन में 16 मात्रा का वादन। अतः आपके वादन का क्रम पेशकारे से प्रारंभ होकर कायदे, देखिए इसका वादन जो है कहाँ शुरू होता था, तो पेशकार से प्रारंभ होता था, कायदे गत बजाते हुए रेले और रौ से समाप्त होता था। तो समाप्त होता था रौ से। थिरकवा साहब का बाज मध्य लय का बाज था। ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, थिरकवा साहब का बाज जो है किस लय का बाज था, तो मध्य लय का बाज था। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है। परंतु बोलों के भड़ाव के कारण उसकी खूबसूरती निखर उठती थी। संगति करने में तो आप बेजोड़ थे। किसी के साथ डुएट करने बहुत ही माहिर थे। संगति करते समय आप कलाकार के साथ ऐसे घुल मिल जाते कि उसकी कला में और भी चमक आ जाती थी। बहुत बढ़िया से जो है, जैसे एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ में ना गाता है, तो वही ये बढ़िया से मिल जाता तो उसके साथ पता ही नहीं चलता था, और उस कलाकार को तो दिन भी बढ़िया हो जाता था। अतः सब बड़े बड़े संगीतज्ञ आपकी संगति के लिए लालायित रहते थे। इतना बढ़िया से घुल मिल जाइएगा तो ज़रूर है जो ढूंढेगा आदमी। संगति करने में तंत्रवादियों के साथ जवाब सवाल की संगति करना अधिक पसंद करते थे। वादन के साथ साथ जो है क्या करते थे, वो जवाब सवाल भी बहुत ज़्यादा करते थे। एक बार की इलाहाबाद महफिल में उस्ताद फयाज़ खां साहब गा रहे थे। इलाहाबाद महफिल में जो है फयाज़ खां साहब क्या कर रहे थे, गा रहे थे, तो उनके मुंह से अचानक निकल गया, न हुआ थिरकवा। इससे इस बात का पता चलता है कि उच्च कोटि के संगीतज्ञ आपकी संगति पाने के लिए कितने बेचैन रहते थे। तबले के एकाकी वादन के विषय में उनका कहना था कि जब मैं छोटा था तब तबले का एकाकी वादन नहीं होता था। हम इसका एकाकी वादन केवल उन महफिलों में करते थे जहाँ कि हमारे अन्य संगीतज्ञ भाई ही मौजूद होते थे। इसी कारण से हमें कठिन रियाज करना पड़ता था। यही स्थिति सारंगी की भी थी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट तो करिएगा ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।